हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या जो भी इनका कंसेप्ट है वो सब आपका क्लियर कर दूंगी। मैं फुल फ्लेज्ड वीडियो डाल रही हूँ, तो होपफुली इंडेमनिटी तो हो जाएगा इस वीडियो में। गारंटी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आज आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेना। एंड पिछली वीडियोस में हमने बेलमेंट को कवर किया था, विच इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हमारे तीन टाइप के हैं। एक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एंड लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी इसके बाद स्टार्ट होगा। बेलमेंट एंड प्लेजेस ऑलरेडी कवर्ड इन माय वीडियोस, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। अगर आपने मेरे उस वीडियोस को नहीं देखा है तो वहां से जाकर उसको देख लेना। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली मेरी वीडियोस का अपडेट आपके पास आ जाए। सो लेट्स बिगिन। सो नाउ इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को कवर करने वाले हैं। गारंटी जो है वो नेक्स्ट वीडियो से मैं अपलोड कर दूंगी। तो फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये हमारा सेक्शन 124 में दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन जो लॉ में लिखी हुई है उसको बताती हूँ, उसके बाद मैं उसको रीड कर रही हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज in which one party, indemnifier जिसको बोला जाता है, promises to compensate the other party, that is indemnity holder, from loss caused to him either by the conduct of promisor or by the conduct of any other person। इसका मतलब ये है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक पार्टी होती है इंडेमनिफायर जो कि प्रोमिसर होती है, जो प्रॉमिस करती है कि मैं तुझे कंपेंसेट करूंगी, मतलब मैं तुझे पे करूंगी दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी का नाम है इंडेमनिटी होल्डर, उसे हम इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोई भी लॉस होता है, या तो प्रॉमिसर की वजह से, मतलब उसकी वजह से, या नहीं तो किसी और पर्सन की वजह से, रिमेंबर दिस थिंग गाइस, ये पर्सन लिखा है, ठीक है। आपसे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। वहां पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्रॉमिसर तो समझ लेते हैं, बट ये अदर पर्सन, पर्सन को ढंग से नहीं समझ पाते, तो ये पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल में कंफ्यूज मत होना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अगर आपके पास आते हैं तो इसको ध्यान से करना, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन जो प्रॉमिस कर रहा है, वो प्रॉमिसेस टू इंडेमिनिफाई और मेक गुड द लॉस इज कॉल्ड इंडेमिनिफायर, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पर। जो प्रॉमिस करता है उसको इंडेमिनिफायर करते हैं, इंडेमिनिफायर कहते हैं, और जिसको कंपेंसेशन मिलेगा उसको इंडेमिनिटी होल्डर बोलते हैं। द पर्सन हुज लॉस इज मेड गुड इज कॉल्ड इंडेमिनिफाइड और इंडेमिनिटी होल्डर। आई होप आपको डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इंडेमिनिटी होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, इंडेमनिटी का मतलब तो आप समझ गए, ठीक है, कि कंपेंसेट करना, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लिखा है, तो सबसे पहले आपको ये कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स देखने पड़ेंगे, क्या क्या होते हैं फीचर्स। आई होप आपको पता होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कि जैसे लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत। जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाता है जब ऑफर दिया गया हो, एक्सेप्टेंस हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, कंसिडरेशन हो, फ्री कंसेंट हो, लीगल कैपेसिटी हो टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये सब कुछ वैलिड, ये सब कुछ वो है एसेंशियल एलिमेंट्स है जिसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानते हैं। तो अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसे हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ये देख रहे हो, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इंडेमनिटी है या नहीं है, कंपनसेट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, वो सब बात की बात है। सबसे पहले आपको
कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स को मैं डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, a wheelchair manufacturer enters into an agreement with a large hospital to provide its wheelchair to them. ठीक है, the manufacturer asks that an indemnity clause be included in contract in which hospital agrees to protect the company from any losses or lawsuits if patients get injured while using of the wheelchairs. In doing this, the hospital indemnifies the wheelchair company if injuries may occur in futures. ठीक है, इसका मतलब ये है, एक व्हील चेयर मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है, एक व्हील चेयर मैन्युफैक्चरर है, वो एक एग्रीमेंट में आता है एक हॉस्पिटल के साथ, ठीक है, कि उसको व्हील चेयर प्रोवाइड करनी है हॉस्पिटल्स को। द मैन्युफैक्चरर ने इंडेमनिटी क्लॉज डालने के लिए बोला कॉन्ट्रैक्ट में, हॉस्पिटल वालों को बोला कि इंडेमनिटी का क्लॉज डाल के दो इसके अंदर, कि हॉस्पिटल एग्री करता है कि वो कंपनी को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी लॉसेस। मतलब मान लो अगर कोई भी पेशेंट इंजर्ड हो जाता है उसकी व्हील चेयर से, तो हॉस्पिटल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल वाले उसको कंपेंसेट करेंगे अगर व्हील चेयर मैन्युफैक्चरर को कोई भी लॉस होता है तो, ठीक है। इन विच हॉस्पिटल्स एग्रीज टू प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम एनी लॉस if patients get injured while using any of the wheelchairs. So in doing so, the hospital indemnifies, हॉस्पिटल जो है वो कंपेंसेट करेगा कंपनी को अगर इंजरी हो जाती है फ्यूचर में तो, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको समझाने से पहले आपको कुछ मैं बताना चाहती हूँ। गाइस, हमारी जो इंश्योरेंस होती है ना, वो दो टाइप की होती है। एक होती है जनरल इंश्योरेंस और एक होती है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस जैसे अभी मैंने इसको कवर किया है, बेटा सेकंड में एक बार देखती हूँ। आप पहले इसको समझ लो, फिर उन एग्जाम्पल्स को मैं आपको समझाती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी फॉर इंश्योरेंस, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखो, इंश्योरेंस आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है जनरल इंश्योरेंस और एक होती है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस हो गई जैसे मेरीन इंश्योरेंस हो गई, होम इंश्योरेंस हो गई, हाउस की भी इंश्योरेंस होती है। ये मेरीन मैंने गलती से लिख दिया है, ये मेरीन नहीं है, इसको काट दो। फायर इंश्योरेंस हो गई जैसे, ठीक है, इसको काट के फायर लिख देना। मेरीन इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सारी हमारी जनरल इंश्योरेंस होती है। तो इनमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो सकता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर आती हैं। बट जो लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, उनको हम नहीं बोल सकते कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। क्यों? क्योंकि लाइफ का कोई कंपेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो आप ध्यान रखना, अगर जनरल इंश्योरेंस है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन सकता है, बट अगर लाइफ इंश्योरेंस है ना, तो वो नहीं बन सकता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो अब मैं एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। मिस्टर ए टुक हाउस इंश्योरेंस फ्रॉम XYZ इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग राइटर्स बर्न्ट हिज हाउस, ठीक है। अब उसने क्या लिया था? हाउस इंश्योरेंस। और हमने दो बात की थी कि जो इंश्योरेंस होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एक होती है हमारी जनरल इंश्योरेंस, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस। तो ये लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं है, तो हाउस इंश्योरेंस हमारी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में भी दो बातें हैं, तो कब होगी? या तो कंपनसेट तब किया जाएगा, या तो प्रॉमिसर की वजह से कुछ गलत हुआ हो, या फिर किसी और पर्सन की वजह से हुआ हो। अब इस एग्जाम्पल में राइटर्स की वजह से उसका जो घर है वो जलाया गया था, तो अब वो जो ए है वो कंपेंसेशन ले सकता है हाउस इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, जो XYZ इंश्योरेंस कंपनी है उससे कंपेंसेशन ले सकता है। ही मे क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम कंपनी एज लॉस इज कॉज्ड बाय एनी अदर पर्सन। अब प्रॉमिसर जो कि हाउस इंश्योरेंस जो XYZ इंश्योरेंस कंपनी है उसकी वजह से तो नहीं हुआ है नुकसान, लेकिन किसी और बंदों की वजह से हुआ है, एनी अदर पर्सन की वजह से हुआ है, यानी कि राइटर्स की वजह से हुआ है, इसीलिए जो है मिस्टर ए XYZ इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन ले सकता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हाउस इंश्योरेंस की जगह लाइफ इंश्योरेंस होती तो ये इसका पार्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लड इज एक्ट ऑफ गॉड। हाँ, अब गाइस सुनो,
जो भी गॉड के जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब चीजें आ जाती हैं, तो ये एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ना तो जो गॉड है वो कवर्ड है हमारे अदर पर्सन में, और ना ही ये प्रॉमिसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एक्ट ऑफ गॉड का जितने भी चीजें होंगी वह सारी इसके अंदर नहीं कवर्ड होती, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट नहीं है। तो सपोज अगर फ्लड हुआ, अर्थक्वेक होगा, इट इज द एक्ट ऑफ गॉड, सो इट कांट बी अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे तीनों एग्जाम्पल्स। अगर आप चाहते हो मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दूं, तो मैं एक और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि जा तू मिस्टर सी को मार करा। ठीक है, और अगर मिस्टर बी को कोई भी नुकसान होता है इस वजह से, तो मिस्टर ए उसको कंपेंसेट करेगा। ठीक है, अब मिस्टर बी गया सी को मारने के लिए, उसने खूब मारा और सी कोर्ट चला गया। अब कोर्ट ने मिस्टर बी पर 5 लाख का फाइन लगा दिया, तो क्या मिस्टर बी मिस्टर ए से क्लेम कर सकता है? आ, सोच लो और फिर इसका आंसर कमेंट में करना। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगी, मैंने अच्छा खासा हिंट आपको दे दिया है। इसका आंसर कमेंट में मैं आपका वेट करूंगी, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर देना। अगर आप दोबारा चाहते हो मैं दोबारा क्वेश्चन को डिस्कस करूं, तो मैं दोबारा बताती हूँ आपको, क्वेश्चन बता रही हूँ। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला क्या तू मिस्टर सी को मार कर आ। अब अगर मिस्टर बी को मिस्टर सी के मारने से कोई भी नुकसान होता है, तो मिस्टर ए उसको कंपेंसेट करेगा। अब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को तो मार दिया, लेकिन मिस्टर सी चला गया कोर्ट। अब कोर्ट ने मिस्टर बी पर 5 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। अब क्या मिस्टर बी मिस्टर ए से कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता? ठीक है, अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर? देखो, 3 राइट्स होते हैं इंडेमनिटी होल्डर के। इंडेमनिटी होल्डर वो होता है जिसको कंपेंसेशन मिलना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका राइट क्या होगा? राइट टू रिकवर डैमेजेस। अब जो इंडेमनिटी होल्डर है उसके पास राइट है कि वो जितने भी डैमेज उसको हुआ है, कोई भी नुकसान उसको अगर कोई हुआ है बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर या कोई भी अदर पर्सन, तो वो उससे क्लेम कर सकता है, इंडेमनिटी होल्डर क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन में, तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इंडेमनिफायर से इंडेमनिटी होल्डर क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट इज राइट टू क्लेम लीगल कॉस्ट। अब अगर कोई इंडेमनिटी होल्डर को कोई नुकसान होता है और वो कोर्ट जाता है, तो जो भी उसका क्लेम बनता है, जो भी लीगल कॉस्ट उसकी लग रही है, वो सारे वो कॉस्ट जो है वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ही इज इंटाइटल टू रिकवर लीगल कॉस्ट विच ही माइट हैव बीन कंपेल्ड टू पे फॉर डिफेंडिंग द सूट। केस को लड़ने में जो भी उसको नुकसान हो रहा है वो उसका कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू क्लेम एनी रॉन्गफुल अमाउंट पेड टू इंडेमनिफायर। अगर इंडेमनिफायर को कोई भी रॉन्गफुल अमाउंट या गलती से ज़्यादा दे दिया गया है, या ज़बरदस्ती मान लो लिया गया है, इंडेमनिफायर ने ज़बरदस्ती लिया है, तो इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट है कि वो इंडेमनिफायर से क्लेम कर सकता है। तो ही इज entitled टू रिकवर फ्रॉम इंडेमनिफायर ऑल द अमाउंट्स विच ही हैड पेड अंडर द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हुआ हो उनके बीच में, या हो सकता है उसने गलती से दे दिया हो। ठीक है, पेड रॉन्गफुली टू इंडेमनिफायर, तो वो उससे क्लेम कर सकता है। तो ये तीनों राइट्स हैं, ये अच्छे से याद कर लो। ठीक है, याद डैमेजेस रिकवर कर सकता है, जो भी नुकसान हुआ है वो रिकवर कर सकता है। लीगल कॉस्ट अगर उसने कोई बियर किया है तो वो क्लेम कर सकता है, और कोई भी गलती से अमाउंट पे कर दिया गया है तो वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इंश्योरेंस के बारे में। जनरल इंश्योरेंस होती है एंड लाइफ इंश्योरेंस होती है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अब इसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लेके आऊंगी, जो सेक्शन 126 है। ठीक है, गारंटी काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।